बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं बरेली के रहने वाले उस कोरोना वॉरियर्स से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए चलाई जा रही मुहिम मिशन वंदे भारत रेस्क्यू ऑपरेशन का एक हिस्सा हैं। फिलहाल वो लंदन पहुंचे हुए हैं। बरेली दर्पण उनसे लाइव बात करने जा रहा है। कोरोना के इस दौर में विदेश में फंसे हिंदुस्तानियों को लाने या हिंदुस्तान में फंसे विदेशियों को बाहर पहुंचाने की जिम्मेदारी हो या फिर कोरोना से लड़ने के लिए मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन समेत सभी जरूरी सामान भारत लाने, दूसरे मुल्कों को पहुंचाने की जिम्मेदारी हो। कोरोना वॉरियर्स दिन रात एक कर जिम्मेदारी निभाते आ रहे हैं। अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले आपसे अपील है, बरेली दर्पण फेसबुक चैनल को लाइक कर लीजिए, बरेली दर्पण यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपसे अपील है, हमारे शो में शामिल हो रहे कोरोना वॉरियर्स के इस प्रोग्राम को जरूर देखिए। यकीन मानिए, आप प्रोग्राम को देखेंगे, कमेंट करेंगे तो कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ेगा। स्क्रीन पर नजर आ रहे लंदन में बैठे कौन है बरेली के ये अजीम शख्सियत। इनसे बात करने से पहले इनके छोटे से प्रोफाइल को देख लीजिए। आपसे मिलिए एयर इंडिया के वरिष्ठ विमान सहायक दानिश वारसी हैं। पिछले 10 सालों से दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नियुक्त हैं। जब से कोरोना का दौर चला है, दानिश वारसी पीएम नरेंद्र मोदी की चलाई जा रही मुहिम मिशन वंदे भारत रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बने हुए हैं। दानिश वारसी मिशन वंदे भारत रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत अब तक 500 से ज्यादा फ्लाइट कर चुके हैं। 5000 से ज्यादा विदेशी और भारतीयों को एक दूसरे के देश पहुंचाने और लाने की जिम्मेदारी अदा कर चुके हैं और आज भी जारी है। आपको जानकर हैरानी होगी, एयर इंडिया एयरलाइन देश की दूसरी डिफेंस एयरलाइन है जो आपदा काल में लोगों को रेस्क्यू करने का काम करती है। दानिश वारसी समेत सभी कोरोना वॉरियर्स ने पूरी दुनिया में जाकर अपने देश का गौरव बढ़ाया है और अब तक बढ़ा रहे हैं। हमें अपने इन कोरोना वॉरियर्स पर गर्व है। दानिश वारसी घर, परिवार और बच्चों को छोड़कर जान हथेली पर रखकर देश सेवा में लगे हैं। अपने शहर बरेली और घर आना तो दूर, दानिश वारसी और उनकी टीम का ज्यादातर वक्त फ्लाइट में गुजरता है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दानिश वारसी अब तक 500 से ज्यादा फ्लाइट कर चुके हैं, जिसमें लंदन, अमेरिका, फ्रैंकफर्ट, पेरिस, अमूमन यूरोप के सारे देशों में जाकर लोगों को वहां से लाने का काम किया है। आज भी दानिश वारसी अपनी मुहिम के तहत लंदन पहुंचे हुए हैं। बरेली दर्पण की अपील पर दानिश वारसी ने अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त दिया है। आज हम उनसे बहुत से छुए और अनछुए पहलुओं पर बात करेंगे। दानिश वारसी साहब, बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आप लंदन पहुंचे हुए हैं, आखिर किस मुहिम के तहत और अब जिम्मेदारी क्या है आपके पास लंदन में? सबसे पहले तो रिजवान साहब, आपका और आपके बरेली दर्पण के सभी दर्शकों को देखने वाले का मेरा आदाब और बहुत बहुत मुबारकबाद। जिस तरीके से आपने मेरा परिचय दिया है, उस परिचय का लायक तो हूं नहीं। मैं भी एक छोटा सा अदना सा हिस्सा हूं उस देश का और जनसेवा के लिए अपनी चीजों को आगे बढ़ा के चल रहा हूं। आज मैं लंदन पहुंचा हुआ हूं। हमें यहाँ से निर्देश दिया है कि 500 या मैं यूं कहूं कि 300 यात्री लंदन से दिल्ली लाने की कार्यकाल और जिम्मेदारी हमें दी गई है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन और जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनका लाने का काम आज हम यहाँ से करेंगे। मुझे कल मैं लैंड हुआ था और अब कल या ये कहूँ टुमारो, कल हम इंशाल्लाह यहाँ के लोकल टाइम से 7 बजे उड़ान भरेंगे और इंशाल्लाह रात के 10 बजे इंडिया लैंड करेंगे और जो लोग मेरे साथ होंगे उनके परिजनों को एक दूसरे से जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। जी, दानिश साहब, आप लंदन में हैं और मुझे हम हिंदुस्तान में हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। बस थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि आपकी आवाज कम आ रही है, तो कोशिश कीजिए ज्यादा से जोर से बोल लीजिएगा ताकि हमारे दर्शक आपको अच्छे से सुन पाए, क्योंकि टेक्निकल चीजों होती है, कभी कभी दिक्कत आ जाती है। बात सवाल उठता है, एक लंबे अरसे से कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं हम। भारत ने वंदे भारत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, आप इस मुहिम से कब से जुड़े, किस तरह से जुड़े? रिजवान साहब, कोरोना जब पहली लहर आई 2019 मार्च में जी, उसी टाइम से हमें ये निर्देश दे दिए गए थे कि जितने भी यात्री, विदेशी यात्री या देश के यात्री दुनिया के किसी भी कोने में फंसे हुए हैं, उनको अपने देश में लाने की जिम्मेदारी एक एयर इंडिया ने और हम लोगों ने, हमारी सारी टीम ने बहुत अच्छे से इस चीज को निभाया
और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने ये काम किया। और इस बात का हमें फक्र भी है और गर्व भी है कि हम अपनी सेवाएं लोगों को दे रहे हैं, एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और अब तक हम 5,000 से ज्यादा लोग मैं यात्री यहाँ से ले जा चुका हूँ और वहां से भी लेके आ चुका हूँ। मोर देन 500 से ज्यादा मैं फ्लाइट्स कर चुका हूँ। और ऐसे ही हम लगातार इन चीजों को काम और अंजाम देने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये मेरा दूसरा रेस्क्यू ऑपरेशन है। इससे पहले मैंने ईरान और सऊदी में जो रेस्क्यू ऑपरेशन राहत जो था उसमें भी मेरा भागीदारी थी। उसमें भी हम वॉर जोन के अंदर उस देश के अंदर घुसे थे जहाँ पे युद्ध चल रहा था। वहां से भी हमने अपने भारतीय नर्सों को और भारतीय लोगों को लाने का काम मैंने करा था। जी, वाकई आप ने जिस तरह की जिम्मेदारियां निभाते आ रहे हैं, असली हीरो हैं आप, हमारे हीरो हैं। कहा जाए कि शुरुआत का एक दौर था दानिश साहब, जब कोरोना का जैसे शुरुआत हुई थी तो हम लोग अपने दरवाजे से निकलने से डरते थे। उस वक्त से आप लोग जो है जिस तरह से काम कर रहे हैं, विदेश जाते हैं अपनी फ्लाइट्स के साथ, अपने प्लेन में जाते हैं और फिर लोगों को लेकर आते हैं। इस तरह से हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग जो थे विदेशी थे उनको पहुंचाया था। लोग जब ऐसे वक्त में जब कहीं रेड जोन का जिक्र आ जाता था तो उधर देखना पसंद नहीं करते थे, उधर जाना तो दूर की बात है। ऐसे वक्त में आप लोगों को लाने और ले जाने का काम कर रहे थे, पीपीई किट में आप भी थे और वो भी थे। किस तरह से, क्या आपको डर नहीं लगता था कोरोना का उस वक्त में कि कहीं कोरोना ना हो जाए? क्योंकि पहले के हालात और आज के हालात में बहुत फर्क हो गया है। बिल्कुल ठीक कहा रिजवान साहब आपने कि उस टाइम पे लोग डरे हुए थे और आज भी लोग डरे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना काल खत्म हो गया है। और इस बीच में जिस बीच में मैंने लोगों को लाने ले जाने का काम किया, उस बीच में मैं भी 2 बार संक्रमित पाया गया और जिसमें से मैं 14 यूं कहूं 28 दिन में क्वारंटीन भी रहा। लेकिन जब बात आ जाती है देश सेवा की और जनसेवा की, और ऊपर वाले का साथ रहा और मेरी माँ की और मेरे बुजुर्गों का साया और उनका दुआएं मेरे साथ रही, और फिर से मैं एक बार उस चीज से पॉजिटिव से नेगेटिव होकर निकला और फिर से अपने काम में लग गया और लोगों को लाने का काम फिर से मैंने किया। अच्छा दानिश साहब, एक तरह की बात आती है कि आप जाते हैं और आते हैं, कई तरह की प्रॉब्लम्स आती होंगी। उन कुछ प्रॉब्लम्स को कम से कम हमारे साथ शेयर कीजिए। निजाम साहब, प्रॉब्लम्स तो बिल्कुल आती हैं, आप सही कह रहे हैं। जब भी हम यहाँ से निकलते हैं अपनी कोई भी उड़ान लेने के लिए या वहां से उड़ान लेते हैं तो उससे पहले हमें कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो तैयारियां ये होती है कि जैसे अगर आज हम लंदन पहुंचे हैं तो लंदन आने से पहले हमारा एक कोविड की जांच होती है। अब तक मेरे ख्याल से 245 जांच हो चुकी है कोविड की। अगर मैं नेगेटिव नहीं हूं तो मैं जहाज पे नहीं चढ़ सकता। तो वो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव रिपोर्ट मेरे पास होगी तभी मैं जहाज पे अपने यात्रियों को और अपने जितने भी क्रू कर्मी दल हैं और कप्तान साहब हैं उन सबका ख्याल रख सकता हूँ। तो हर बार जब भी हम जहाज पे चढ़ते हैं, ड्यूटी लेते हैं जहाज की, तो हमारा कोविड की जांच होती है। कोविड की जांच होने के बाद हम अपनी ड्यूटीज लेते हैं और उसके बाद हम अपना प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ हैजमेट सूट पहनते हैं। और जो भी यात्री, क्योंकि हमारी 2-3 घंटे की फ्लाइट तो होती नहीं है, हमारी एक फ्लाइट अगर हम दिल्ली से उड़ान भरते हैं तो 12 घंटे 13 घंटे की फ्लाइट लगातार कंटिन्यूसली हमें चलना पड़ता है जहाज के अंदर। और आप ये समझ लीजिए कि जो काम आप जमीन पे अगर सही तरीके से कर लें तो कर लें, अगर जमीन में आपने कोई मिस्टेक कर दी तो उसका खामियाजा हमें और हमारे यात्रियों को आसमान में देना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें अपने आप को सक्षम करके और सारी टेक्निकलिटी को मौजूद मद्देनजर रखते हुए हमने प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ हमें चलना पड़ता है ताकि हमारे यात्री सेफ रहें, हमारे यात्री की यात्राएं सुखद रहें और उनकी जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है हम बखूबी उसको निभा सकें। जी, जिस तरह से देखा जाए कि पीपीई किट पहनना, उसके बाद हजारों फीट ऊपर पहुंचना, ऑक्सीजन की कमी होना, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं मैं समझता हूं आती होंगी। ऐसी जब समस्याएं आती हैं तो आपको तो एक हैबिट होगी, लेकिन जो लोग आ रहे थे और जो लोग जा रहे हैं, जिन लोगों को इस तरह की समस्याएं हैं, बहुत सारी बीमारी, क्योंकि वायरस है तो बहुत सारे लोग हो सकता है कहीं ना कहीं उससे कहीं उसका असर भी हो, ऐसे उसमें आपको जो परेशानी होती है, लेकिन उन लोगों के साथ किस तरह के हालात पैदा होते हैं जब आप बहुत ऊंचाई पर होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है रिजवान साहब आपका। हमारा जो काम है उस काम को करने से पहले हमारी इस हद तक ट्रेनिंग कर दी जाती है कि हम आधे डॉक्टर होते हैं, आधे फायर फाइटर होते हैं। हम कोई भी आपातकालीन स्थिति में हम अपने पैसेंजर्स की, अपने यात्रियों की सेफ्टी को खूबी अंजाम दे सकते हैं। ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है रिजवान साहब। तो जब बात रही कोविड की तो हमारा मेन फोकस होता है बच्चों के ऊपर और मेन फोकस होता है जो ओल्ड एज यात्री होते हैं, जो अबव 50 होते हैं। क्योंकि जब वो जहाज ऊपर जाता है 45,000 फीट ऊपर जाता है तो जो डायबिटिक हैं या जिनको सांस की मरीज हैं, जो ओल्ड एज अकेले ट्रैवल कर रहे हैं बच्चे, उनको घबराहट ज्यादा होती है।
जहाज टर्बुलेंस पे ज्यादा चला जाता है, एक एक घंटा जहाज वेदर में रहता है, हम्म। या आप ये समझ लीजिए नीचे पैसिफिक ओशन होता है, किसी भी ओशन से हम निकल रहे हैं, ऊपर आसमान है और नीचे समुंदर है, बीच में हमारे यात्री हैं और उन यात्रियों की एक भरोसा है हमारे ऊपर, हमारे कंधों पर उनकी जिम्मेदारियां हैं, और इस भरोसे को हम उनके ऊपर भरोसा लायक कराते हैं इस चीज को कि उनको हमारे ऊपर पूरा एतबार हो जाए कि आप और वो लोग हमारे हाथों में सेफ है। वाकई वाकई आपके लिए बड़ी जिम्मेदारी का काम है। जो यात्री हैं उनका तो बाई चांस आना जाना होता है, लेकिन आपका रोज का काम है। आप चीजों को समझ सकते हैं किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन उनको हैंडल करना, उनको समझाना एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है। उस वक्त जब आप जो है ऐसे लोगों को लेकर आ रहे हैं जो खुद ब खुद बहुत घबराए हुए होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। यानी साहब, मुझे शुरू में एक सवाल पूछना चाहिए था, लेकिन ये मैं अभी बीच में ही पूछ ले रहा हूँ। जिस वक्त शुरुआत हुई थी लाने और ले जाने की, कहें वंदे भारत रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत लोगों को, उस वक्त बीच में बहुत फ्लाइट नहीं गई थी। अचानक जब पहली फ्लाइट गई थी, लोग बहुत फंसे हुए थे, और लोग यहाँ हिंदुस्तान में भी फंसे हुए थे जिनको लेकर जाना था। वो पहला एक्सपीरियंस कैसा था? उस वक्त लोगों के मन में किस तरह का खौफ था और किस तरह की खुशी थी, वो जरूर शेयर करें। मैंने पहली फ्लाइट ऑपरेट करी थी कोरोना के कार्यकाल के टाइम पे फ्रैंकफर्ट। मुझे आज भी याद है, जब मैं डोर पे खड़े होकर लोगों का इस्तकबाल कर रहा था, जी। तो पहला यात्री जो मेरे जहाज के अंदर घुसा था उसने मुझे गले लगा के रोने लगा था। हालांकि हम हेलमेट सूट पहने हुए थे, हम सैनिटाइज थे, लेकिन वो इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि जी। उसने अपने बच्चों को नहीं देखा था, अपनी माँ को नहीं देखा था, और उसके आंखों में आंसू थे। तो 12 घंटे की फ्लाइट है, अकेला ट्रैवल कर रहा है, उसके ऊपर उसके दिमाग में क्या असमंजसता चलती होगी, उसको भी सुकून में करना हमारा काम होता है। तो हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया सारे यात्रियों को। मेरी तो कोशिश यही रहती है कि जितने भी यात्री मेरे साथ फ्लाई कर रहे हैं, वो जब उतरे जहाज से तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट हो और दिल से थैंक यू बोल के हमें जाए। यही हमारा काम है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आपने कहा 12 से 15 घंटे तक आपको हवा में सफर करना पड़ता है, यानी कहा जाए होटल में रहना है या प्लेन में रहना है, हवा में सफर करना है। क्या आप बाहर निकल पाते हैं जब एक देश से दूसरे देश जाते हैं? क्या हालात रहे शुरुआत में, क्या हुआ? क्या अब बाहर निकल पा रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं? पहले तो नहीं निकल पाते थे रिजवान सर, क्योंकि जब कोरोना का बहुत तेज वाइब्रेंट आया था इसका, तो हम लोग को लॉकडाउन कर दिया गया था। जब हम चेक इन कराते थे किसी होटल में तो हमें बंद कर दिया जाता था। अच्छा। हमारी लिफ्ट बंद कर दी जाती थी। हम एक बार चेक इन करा के होटल में घुस गए रूम के अंदर, तो हमें वो लोग एंट्री नहीं करते थे। हमारा खाना नीचे से हमें डिलीवर होता था। हमें अकेलेपन से इतना घबराहट हो जाती थी, ना वाईफाई चल सकता, ना हम किसी से बात कर सकते, ना हम बाहर निकल सकते। कमरे के अंदर से हम बाहर जब भी निकलेंगे जब हम चेकआउट करके अपने देश वापस लौट रहे होंगे। लेकिन अब थोड़ी सी स्थिति नॉर्मल हो गई है, अब लोग बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं मुझे, और जो यातायात है वो भी चल रहा है, और लोग थोड़े से कम डरे हुए हैं। इतना खौफ था, है खौफ उनको भी, लेकिन मुझे लगता है लोग यहाँ पे इस चीज के साथ जीना सीख चुके हैं। जी जी। हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। आप लंदन में हैं और आपने वहां का ट्रैवल किया, जिसने कहा, आपने कहा कि बाहर निकल सकते हैं, आपने कुछ वीडियोस भेजे हैं। चलिए व्यूअर्स को वो वीडियोस दिखाते हैं जो आप जो है लंदन की सैर कराते हुए दिखा रहे हैं। तो दैट्स द लोकल स्ट्रीट ऑफ हॉन्सलो। सारे देसी ब्रांड्स यहाँ मिलेंगे आपको, एंड वी आर ऑनवर्ड्स टूवर्ड्स सेंट्रल लंदन। आप यहाँ कभी भी आएँ तो यहाँ के लोकल फूड्स ट्राई कर सकते हैं, फ्रूट्स ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे देसी स्टाइल खाना, साडा, सुपरस्टार, सारी जो लोकल ब्रांड्स हैं यहाँ के, एंड इट इज़ ओन्ड बाय द इंडियन पीपल। जी वाकई कहा जाए कि हमारा भी मन होता है कि हम भी इसी तरह से घूमें, लेकिन वाकई आप जिस तरह की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो इस तरह से अगर घूमा भी है तो बहुत वक्त के बाद आपको मौका मिला है। जिस तरह से आपने हमको बताया, 5000 लोगों को 500 फ्लाइट्स के थ्रू पहुंचाना, यानी 500 फ्लाइट आपने किए हैं, आना और जाना देश विदेश। 500 फ्लाइट तो मैंने अंतर्राष्ट्रीय करी है। अंतर्राष्ट्रीय? अच्छा। फ्लाइट भी मैंने बहुत करी है, गुवाहाटी, इम्फाल, आउट जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वो भी मैंने कवर करा है। तो आप कह सकते हैं कि 6-6.5 जो है, 5000 से ज्यादा है। हाँ, कर ली है। अच्छा। जैसे जो लोग मिलते हैं, जब फ्लाइट लेकर जाते हैं आप, और लोग मिलते हैं और लोग रिसीव करने आते हैं, किस तरह के रिएक्शंस होते हैं परिवार के? बहुत दिनों बाद मिलते हैं, इस तरह के हालात होते हैं। देखिए, मैं तो इस फील्ड में हूँ, मैं तो अपने परिवार से ज्यादातर नहीं मिल पाता हूँ, लेकिन जब दूसरों की माओ को देखता हूँ जब वो अपने बेटे को गले लगाती है, या किसी की बीवी को देखता हूँ कि वो अपने पति को हक कर लेती है, या मैं किसी के बच्चे को देखता हूँ कि वो डैडी कह के या पापा कह के बुलाता है, तो ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे ने या मेरी माँ ने या मेरी बीवी ने मुझे पुकारा है।
वो संतुष्टि और वो आश्वासन मुझे मिलता है अपना काम करके, लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ के। और ये एक देश सेवा है जिसके लिए मैं हर वक्त तक तैयार हूँ। इसका मुझे वाकई फख्र है। वाकई देश सेवा है। दानिश साहब, बात जब आपकी भी कर ही लेनी चाहिए, बीच में और भी सवाल होते रहेंगे। बरेली से ताल्लुक रखते हैं, बरेली दर्पण पर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, कम से कम आपने वक्त दिया है। बहुत रात में हम आपसे बात कर पा रहे हैं क्योंकि दिन भर बहुत बिजी रहे आप। बरेली के बीच में आए नहीं आए, पेरेंट्स से मिले नहीं मिले, बच्चों से मिले नहीं मिले, वो भी अपना बता दीजिएगा थोड़ा सा। मैं सिर्फ ये बात कहूंगा कि मैं हमेशा अक्सर ये शेर बोलता हूँ कि सख्त राहों में आसान सफर लगता है, जी ये मेरी माँ बाप की दुआओं का असर लगता है। हाँ हाँ पहले कोई फूल भी देता था तो डर लगता था, जी अब जी तो हर कांटों को सीने से लगा रखा है। वाह तो इस शेर में मेरे जवाब है कि मैं मिलता हूं लेकिन बहुत कम मिल पाता हूं, क्योंकि जब भी मैं आता हूं तो मुझे 14 दिन का क्वारंटीन रहना पड़ता है। अच्छा देश विदेश से लौट कर आता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने बच्चों से कम ही मिलूं, कहीं वो संक्रमित ना हो जाए, मेरी जी वाइफ संक्रमित ना हो जाए। तो कोशिश मेरी वीडियो कॉल से ही रहती है उनसे बात करने की। और जब जब मैं आता हूं तो ऐसे चिपट जाता हूं जैसे कोई लोमड़ी का बच्चा अपनी माँ को चिपट जाता है या अपने बाप को चिपट जाता है, ऐसे मेरे बच्चे और मेरे परिवार मुझे चिपट जाते हैं। मुझे कुछ दिखता नहीं है। और ये बात कह के आपने मुझे थोड़ा सा रुआसू कर दिया है। नहीं नहीं, मैं मैं समझ कोशिश सकता हूँ, आपकी चीजों को समझ सकता हूँ। और मैं समझता हूँ कि दानिश भाई, दानिश साहब माफ कीजिएगा कि आपका जिस तरह से कहा जाए, जी जी जी, तो कहा जाए कि बहुत बहुत वक्त के बाद आप मिले होंगे और अब कभी भी इस तरह के जरूर फोन आते होंगे आपके बच्चों के। कितने बच्चे हैं दानिश साहब आपके? भी एक डॉटर है और एक मेरा सन है। बेटा है। दानिश साहब, आपकी वाइफ भी फोन करती होंगी, बच्चे भी फोन करते होंगे, एक सवाल होता होगा, वाइफ कहती होंगी घर कब आओगे, बच्चे कहते होंगे पापा घर कब आओगे, क्या कहते हैं, क्या जवाब देते हैं उनको? बहुत लंबा वक्त जब गुजर जाता है, मैं जानता हूँ बहुत इमोशनल हो गए आप। मैं सिर्फ अपनी वाइफ से ये कहता हूँ कि उसका बहुत बड़ा योगदान है मेरी जिंदगी में, क्योंकि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एक आदमी को बनाने में, उसका परिवार का बहुत बड़ा हाथ होता है। जी मेरी वाइफ का स्ट्रगल है, उसका कंट्रीब्यूशन है कि मुझे छोड़कर मैं और वो एक दूसरे से बहुत दिनों से दूर हैं, अपने बच्चों से दूर है, मुझे छोड़ के मेरे बच्चों की तरबियत कर रही है। तो हैट्स ऑफ टू हर। मैं उसको हमेशा यही कहता हूँ कि खुद से चलकर नहीं ये तर्जे सुखन पाया है। जी राणा साहब का शेर है, जोर खुद से से बोलिएगा चलकर नहीं, जरा, खुद से चलकर नहीं ये तर्जे सुखन पाया है, जहाँ आओ दावे हैं बुजुर्गों के तो ये औधा पाया है। वाह वो वाह वाह, समझती है। सही बात है। हाँ, वाइफ को समझा सकते हैं लेकिन बच्चे होते हैं उनको नहीं समझाया जा सकता। थैंक यू बोलता हूँ मैं उसको, मुझे आपके सवाल, माध्यम से अपने परिवार को थैंक यू बोलता हूँ, अपनी वाइफ को थैंक यू बोलता हूँ, जी जी अपने जी सारे जी, परिवार को थैंक नहीं, यू। हम लोग भी सब आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने जिस तरह से अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं देश सेवा में, हम लोगों के लिए जिस तरह से सेवा की आपने, वाकई काबिल तारीफ है। सवाल एक ये भी है, क्या सिर्फ लोगों को लाने और ले जाने की ही जिम्मेदारी आपकी है, या कोरोना से रिलेटेड बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, ऑक्सीजन होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, इस तरह की भी जिम्मेदारी अदा करनी पड़ती है जब आप आते हैं जाते हैं क्या? रिजवान साहब, हम लोग यात्री को भी लाते हैं, और अभी इससे पहले मैं वॉशिंगटन फ्लाइट करी, इसमें मैंने अभी जो देश में हमारे इतनी बड़ी आपदा जो ऑक्सीजन की हो गई थी, उस बीच में हमने हमारे अमेरिका से 80,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन लाने का काम भी मैंने किया। अच्छा। और बहुत सी कोविड की जो मेडिसिन हैं, जो फॉर्मुलेटेड मेडिसिन होती हैं, वो भी लाने का काम एयर इंडिया और हम लोगों ने, हमारी टीम ने उसको बखूबी अंजाम दिया और कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। आज भी मैं अब दिल्ली वापस लैंड करूंगा तो आज भी मैं दवाइयों का एक पूरा कंसाइनमेंट लेके जा रहा हूँ, और 200 यात्री और उनके साथ कम से कम 80 मेट्रिक टन दवाइयां हम और लेके जा रहे हैं अपने देशवासियों के लिए, अपने भारत सरकार के निर्देश के अनुसार। दानिश साहब, आप जो कर रहे हैं देश सेवा है, मानव सेवा है, वाकई डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और भी दूसरे लोगों की तरह आप हमारे हीरो हैं। आप ही असली कोरोना वॉरियर्स हैं, हम आपको सैल्यूट करते हैं। आपने लंदन में होकर अपने बिजी शेड्यूल से बरेली दर्पण को वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। व्यूअर्स, चलते चलते आपसे अपील है, मेरे चैनल को भले ही आप लाइक मत कीजिए, मेरे चैनल को भले ही सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन कोरोना वॉरियर्स के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, जमकर शेयर कीजिए। तो किसी और शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर होंगे, हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज है। और दानिश साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया साहब।